मोनिका को पता ही नहीं चला कि अमित कब उसके पास आकर खड़ा हो गया था। जब अमित ने उसके कंधे पर हाथ रखा तो वह चौंक पड़ी और पूछा, आप यहाँ पर कब आए? जब तुमने देखा, कहते हुए अमित ने मोनिका को गौर से देखा। ऐसे क्या देख रहे हैं? मोनिका ने शरारत भरे लहजे में पूछा। तुम वाकई बहुत खूबसूरत हो, ऐसा लगता है जैसे कमरे में चांद उतर आया है, अमित ने मोनिका की आंखों में झांकते हुए कहा। आपकी दीवानगी शादी के 5 साल बाद भी कम नहीं हुई है, मोनिका हंसते हुए बोली। क्या करूं, यह तुम्हारी खूबसूरती की कमाल है। अमित उसकी हंसी को गौर से देखे जा रहा था। बस बस, मेरी ज़्यादा तारीफ मत कीजिए, कहकर मोनिका उठकर जाने लगी तो अमित ने उसका हाथ पकड़ लिया। क्या कर रहे हैं आप? कोई आ जाएगा, मोनिका बोली तो अमित ने उसका हाथ छोड़ दिया और वह मुस्कुराती हुई कमरे से चली गई। रात घिर चुकी थी, न जाने क्यों रात होते ही मोनिका घबरा जाती। उसे डर सा लगने लगता। अमित उसके बगल में सो रहा होता था, मगर उसे लगता जैसे वह उसके पास रहकर भी अकेली है। मोनिका सोचने लगी, कितने साल गुजर गए या गुजरते जा रहे हैं। बारिश का एक कतरा सीप के अंदर मोती पैदा कर देता है, मगर मैं रात का पहला पहर बीत चुका था। मगर मोनिका जाग रही थी। न जाने उसने ऐसी ही कितनी रातें आंखों में काटी थी और दिन की तपती धूप में समय गुजारा था। मोनिका खुश रहने की भरकस कोशिश करती, लेकिन एक कसक थी जो उसे हमेशा तड़पाए रहती। शादी के 5 साल बीत चुके थे, पर वह अभी तक मां नहीं बन सकी थी। मोनिका को दिल के पास एक चुभन और घुटन सी महसूस होती। उसकी आंखें आसमान से हटकर जमीन पर टिक जाती। यह जमीन भी न जाने कितनी ही चीजें पैदा करती है, अनाज से लेकर कोयला, पत्थर, सोना और लोहा भी, मगर उसकी अपनी जमीन जैसे बंजर हो गई थी। कभी कभी मोनिका पलंग पर निढाल होकर सिसकने लगती, मगर कसूर उसका नहीं था और न ही कमी अमित में थी। फिर इस बात का इल्जाम किस पर लगाया जाए? अमित मोनिका को खुश रखने की हर तरह से खुश रखने की कोशिश करता, मगर मोनिका जब अमित की माँ का चेहरा देखती तो कांप सी जाती। जबान से न कहते हुए भी आंखों और चेहरे से माँ बहुत कुछ कह जाती। मुझे तो खानदान की फिक्र है, ऐसा लगता है अब खानदान यहीं पर ख़त्म हो जाएगा। घर में कोई चिराग जलाने वाला भी नहीं होगा। न जाने कितनी बातें, शिकायतें और ताने माँ के चेहरे से झलक रहे थे, मगर बेटे की वजह से मानो उनकी जबान गूंगी हो गई थी। मोनिका समझती थी कि माँ अंदर ही अंदर दुख से भरी है और वह लावा किसी भी दिन ज्वालामुखी बनकर बाहर आ सकता है। फिर शायद अमित भी उससे बच ना पाए और माँ के कहने पर कोई ऐसा कदम उठा ले जो उसके वजूद को तार तार कर दे। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। उसका अमित ऐसा कुछ नहीं कर सकता। वह उसे जुनून की हद तक मोहब्बत करता है। मोनिका ने कई बार जाने माने डॉक्टरों को दिखाया, मंदिर और गुरुद्वारे का सहारा लिया, लेकिन मायूसी के सिवा कुछ न मिला। अमित ने भी बड़े डॉक्टर के पास जाकर अपना चेकअप कराने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी, फिर भी मोनिका का झोली खाली ही रहा। मोनिका हर उस हसीन लम्हे का इंतजार करती जब उसकी उम्मीद पूरी हो, उसकी गोद भरे और वह खुशी से फूले न समाये। लेकिन जैसे खुशी उससे रूठ गई थी। माँ चाहती थी कि जल्दी से जल्दी उसका घर बच्चे की किलकारियों से गूंज उठे, दो नन्हे नन्हे हाथ उसकी तरफ बढ़े, लड़खड़ाते कदमों से कोई उसकी तरफ कदम बढ़ाए और वे दौड़कर उसे गले लगा ले, उसे खूब चूमे और सारा प्यार उस पर न्यौछावर कर दे। इसके लिए मोनिका ने हर तरह की कोशिश की, दवा से लेकर दुआ तक। शहर में उन दिनों एक महाराज जी की काफ़ी चर्चा थी, दूर दूर तक उनके भक्त थे। एक ज़माने में अमित की माँ भी उनकी भक्त रह चुकी थी। उस समय अमित के पिता जिंदा थे, लेकिन फिर कभी उनके पास जाने का मौका नहीं मिला था। आज अचानक माँ को उनकी याद आ गई और वे महाराज जी के पास पहुँच गई। उन्होंने अपना परिचय दिया तो महाराज जी तुरंत पहचान गए और समाचार पूछे तो माँ रोआसी होकर बोली, मेरे बेटे की शादी को 5 साल हो गए हैं, लेकिन अब तक कोई संतान नहीं हुई। हालांकि डॉक्टर को भी दिखाया, दोनों में कोई कमी नहीं है, फिर भी न जाने क्या। महाराज जी कुछ देर तक खामोश रहे, फिर बोले, ऐसा करो, तुम बुधवार को अपनी बहू को दोपहर में मेरे पास लेकर आओ, मैं देखता हूँ शायद परेशानी का कोई हल निकल आए। घर लौटते ही माँ ने बेटे बहू दोनों को सारी बातें बताई। अमित ने भी हामी भर दी ताकि माँ को संतुष्टि हो जाए। मोनिका ने महाराज जी की इतनी तारीफ सुनी कि वह भी उनकी इज्जत करने लगी। बुधवार को माँ जब मोनिका को लेकर घर से निकली, तब तक अमित दफ्तर जा चुका था। जब माँ मोनिका को लेकर महाराज जी के पास पहुंची, उस समय वहां उनका कोई चेला मौजूद नहीं था। दोनों ने जाकर महाराज जी को प्रणाम किया। महाराज जी ने आंखें खोलकर दोनों को देखा। उनकी नज़रें मोनिका पर टिक गई।
कुछ देर तक महाराज जी मोनिका को गौर से देखते रहे, फिर एक कागज और कलम लिया। क्या नाम है तुम्हारा? उन्होंने गंभीर होकर पूछा। मोनिका। पति का नाम? अमित। तुम्हारी शादी कब हुई थी? तमाम ब्यौरा लिखकर महाराज जी काफ़ी देर तक हिसाब किताब मिलाते रहे और वे दोनों महाराज जी को देखती रही। कुछ सोचकर महाराज जी ने माँ से पूछा, अगर तुम्हें कोई ऐतराज़ न हो तो मैं अकेले में इससे कुछ और पूछना चाहता हूँ। महाराज जी, आप कैसी बातें करते हैं? मुझे कोई ऐतराज़ नहीं, माँ ने कहा। महाराज जी उठे और मोनिका को इशारे से अंदर चलने को कहा। मोनिका पल भर के लिए झिझकी। उसने सास की तरफ देखा और उनका इशारा पाकर उठ खड़ी हुई। दूसरी तरफ महाराज जी का कमरा था। जब दोनों कमरे में दाखिल हुए तो महाराज जी ने दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया। मोनिका का दिल धक से रह गया। अकेले कमरे में दूसरे मर्द के साथ खुद को देखकर वह पसीना पसीना हो गई, मगर उसे इत्मीनान भी हो गया कि वह महाराज जी के साथ है और बाहर सास भी बैठी है। यह सब उन्हीं के कहने के मुताबिक हो रहा है। सामने पलंग पर बैठ जाओ, कहकर उन्होंने अलमारी से एक किताब निकाली। पन्ने उलट पलट किए, फिर मोनिका को देखा। मोनिका पलंग पर बैठी इधर उधर नज़रें घुमा रही थी। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि महाराज जी क्या करेंगे। महाराज जी जो कागज़ लाए थे उस पर निगाह डाली, कुछ बुदबुदाए। उसके बाद महाराज जी ने किताब को अलमारी में वापस रखा। कागज़ को देखते हुए वह मोनिका के बिल्कुल पास आकर बैठ गए। मोनिका ने चाहा कि वह अलग हट जाए, मगर न जाने क्यों उसकी हिम्मत जवाब दे चुकी थी। पता नहीं महाराज जी बुरा मान जाए। और मोनिका, तुम्हें औलाद चाहिए? कहते हुए महाराज जी ने मोनिका के सिर पर हाथ रख दिया। मोनिका का गला सूखने लगा था। कोई आवाज़ न निकली। उसने आहिस्ता से हाँ में सिर हिला दिया। डॉक्टर ने जांच करने के बाद बताया कि तुम दोनों में कोई खराबी नहीं है। महाराज जी ने पूछा। मोनिका ने इस बार भी मुश्किल से सिर हिला सकी। फिर तो तुम्हें मेरी पनाह में आना होगा, महाराज जी ने जोर देकर कहा। मोनिका ने सिर उठाकर महाराज जी को देखा। यह बात उसकी समझ से बाहर थी। मेरी आंखों में देखो, कहते हुए महाराज जी और करीब आ गए। मोनिका ने उसकी आंखों में झांका। उनकी आंखों में लाल लाल डोरे तैर रहे थे। वह सहम सी गई। तभी महाराज जी की आवाज़ ने उसे खौफ के अंधेरे की कुएं की तरफ धकेल दिया। अगर तुमने औलाद पैदा न की तो तुम्हारी ज़िंदगी दुर्भर हो जाएगी। तुम्हारी सास तुम्हें ताने दे देकर खुदकुशी करने पर मजबूर कर देगी और पति भी एक दिन मजबूर होकर दूसरी शादी कर लेगा। मगर मैं कर भी क्या सकती हूँ? तुम बच्चा पैदा कर सकती हो। कैसे? मेरे करीब आओ, महाराज जी ने कहा तो मोनिका थोड़ा झिझकते हुए जरा सरकी। मोनिका पर किसी तरह का खुमार सा चढ़ता जा रहा था। या औलाद पाने की ख्वाहिश थी जिसने उसकी शर्म की सारी जंजीरें एक झटके के साथ तोड़ दी। बाहर माँ की उम्मीदों का गुलशन सजाए इंतजार कर रही थी कि महाराज जी जरूर ऐसा काम करेंगे कि उसकी बहू माँ बन जाएगी। काफ़ी देर बाद वे दोनों बाहर आए। मोनिका ने सिर पर आंचल डाल रखा था। महाराज जी, मेरी बहू माँ बनेगी ना? माँ ने उत्सुकता से पूछा। मैंने इलाज कर दिया है। अगर ऊपर वाले ने चाहा तो यह जल्द ही माँ बन जाएगी, लेकिन इसके लिए मोनिका को यहाँ 2-3 बार और आना पड़ेगा, महाराज जी ने कहा। क्यों नहीं, आप कहेंगे तो यह जरूर आएगी। अगर यह माँ बन गई तो मैं हमेशा आपकी शुक्रगुजार रहूँगी, माँ ने खुश होते हुए कहा। महाराज जी माँ की बात अनसुनी करके मोनिका से बोले। मोनिका, मैंने जैसा तुमसे कहा है वैसा ही करना। अगर कोई परेशानी हो तो फिर चली आना। मेरा दिल कहता है कि तुम जरूर माँ बनोगी। मोनिका ने सिर उठाकर कुछ देर तक महाराज जी को देखा और दोबारा सिर झुका लिया। महाराज जी के आश्वासन के बाद माँ बेहद खुश थी। वे मोनिका को लेकर घर की तरफ चल पड़ी। घर की दहलीज पर कदम रखते ही मोनिका की आंखों से आंसुओं की मोटी मोटी बूंदें झलक पड़ी, जिन्हें जल्दी से उसने अपने आंचल में छिपा लिया। पता नहीं ये आंसू औलाद पाने की खुशी के थे या। दोस्तों, आपको यह कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब